कानपुर के भटूर में वाकई इबादतगाह को भगवा रंग से रंगने का मामला सामने आया है। इलाके में कशीदगी का माहौल है। पुलिस ने 100 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं शहर काजी ने इंतजामिया से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। शहर काजी ने लोगों से अमन अमान बनाए रखने की भी अपील की। पहले ही से कुछ शरपसंद अनासिर यानी जो इस तरह के अफराद लगे हुए थे कि इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया जाए, इसको हथियार लिए जाए और उसको अपने कब्जे में लेकर के जो चाहे करें। तो वो भी मस्जिद टूटी हुई है, लेकिन मेरा ये कि 2-4 नमाजी पढ़ते थे। कभी रोज़ाना नहीं, वक्तन फ़वक्तन जब मौका मिलता था तो आते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो उसमें इन लोगों ने कब्जे की कोशिश की। इलाके में का जो थाना है बिठूर थाना, तो उसने सुनवाई नहीं की। सुनवाई न करने की वजह से दिक्कत ये हुई कि वो अपने कामयाबी के रुख पर आ गए। अगर बिठूर थाना फौरी तौर पर एक्शन ले लेता तो ये नौबत न आती। काफ़ी लोगों के नाम भी मेरे सामने आ चुके हैं, जो हम कल जो है सुबह डीएम साहब से बैठक करके वो नाम उनके हवाले भी करेंगे। बजरंग दल के लोग, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, RSS है, ये अफराद हैं। क्या लेना देना किसी की मस्जिद, किसी मंदिर का कोई मामला है, इसमें पढ़ने नहीं चाहिए आदमी को। जहन जब ख़राब होता है तो सब मसाइल पैदा हो। जो है आगे भी हम तमाम मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि किसी तरह का कोई मामला कहीं पेश अगर आता है, बिलफर्ज कानून अपने हाथ में न ले, ये खुद गैर कानूनी अमल होगा। मुतनाज़ा बयान देने वाले स्वामी आनंद स्वरूप के खिलाफ सुभाषिनी अली ने यूपी के DGP को खत लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। वाज़ेह है कि मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान 10 जनवरी को स्वामी आनंद स्वरूप ने एक खास मजहब के खिलाफ मुतनाज़ा बयान दिया था। उन्होंने कुरान और मुसलमानों के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क किया था। मेरठ में स्वामी आनंद स्वरूप के द्वारा एक हेट स्पीच की गई, उस पर अब शिकायत की गई है। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषिनी अली जी। आइए जानते हैं किस तरह की शिकायत की गई। मैम, किस तरह की आपने शिकायत की, क्या वो बयान था, क्या हेट स्पीच थी? उनका जो बयान था वो 10 तारीख का इतवार का था, मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, और उसकी वीडियो देखी गई, काफ़ी चली भी है और उसमें उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बातें की हैं। तो जब हमने ये देखा तो उसके सारा हमने लिंक के साथ DGP को 14 तारीख को एक औपचारिक पत्र भेजा है, शिकायती पत्र, और उनसे कहा है कि ये हेट स्पीच का मामला बनता है, आप इसमें कार्रवाई कीजिए, और अगर 1 हफ्ते में आपने कार्रवाई नहीं की तो हम आगे कानूनी रास्ते को अपनाने के लिए तैयार फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे और उसको हम अपनाएंगे। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, 19 तारीख आज हो गई है, क्या आगे आपका? अब देखते हैं, अभी 2-3 दिन और है, उसको देख लें, फिर उसके आगे तो फिर हमें इसमें मुकदमा कायम करना पड़ेगा, फिर उसके आगे देखते हैं क्या होता है। तो जिस तरह से आपने देखा कि धार्मिक किताब, जो कि एक धर्म की पवित्र किताब होती है, उस पर अभद्र टिप्पणी और उस पर बयानबाजी को लेकर शिकायत हुई है, आगे कानूनी कार्रवाई भी होगी। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के तहत संस्कृत स्कूलों और मदारिस में जदीद मज़ामीन को शामिल करने के साथ साथ हुकूमत ने दीगर ज़बान और अदब को फ़रोग देने के मकसद से मुख्तलिफ तालीमी इदारों में संस्कृत पेट और फ़ारसी पेट कायम करने का भी इरादा किया है। इस पॉलिसी के तहत यूपी में मदरसा बोर्ड की जानिब से मदारिस का सर्वे किया जा रहा है। इसी सिलसिले में यूपी मदरसा बोर्ड के जिम्मेदारान ने मेरठ में मनसबिया अरबी कॉलेज का दौरा किया और इस ज़रूरत के हवाले से तमाम पहलू पर गौर करते हुए इदारे की जगह और तालीमी निज़ाम का जायजा लिया। पर फोकस प्रधानमंत्री जी का है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। हम मदरसों को कैसे डेवलप कर सकते हैं, परंपरागत शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा, उसका कैसे विकास हो। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई। माननीय प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर ने ये चाहा कि जैसे संस्कृति पीठ स्थापित होंगी ऐसी फारसी पीठ स्थापित होगी। तो हम ये चाहते हैं कि फारसी पीठ, हम ऐसे एडिट मदरसे जिनका बिल्डिंग अच्छी है, अध्यापक अच्छे हैं, प्रबंधक समिति अच्छी है, उसे हम देखने के बाद ये तय करेंगे कि हम फारसी पीठ सेंटर की वहाँ भी स्थापित कर सकते हैं। इसलिए मैं शहरों में जा रहा हूँ, जो एडिट मदरसे उन्हें देख रहा हूँ, और देखने के बाद मॉडर्न एजुकेशन पे प्रधानमंत्री का जैसा फोकस है, जोर है, मैं चाहता हूँ कि मॉडर्न एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिले, ताकि दीन के साथ में दुनियावी भी तालीम ली जाए, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश वगैरह ली जाए।
यूपी की मसाजिद में नमाज बाजमात अदा करने की मशरूत इजाज़त रियासती हुकूमत ने पहले ही दे रखी है, लेकिन बाज़ मस्जिदों में चलने वाले बच्चों के दीनी मकतब की इजाज़त मकामी इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक नहीं दी गई। मस्जिदों में लगने वाले मकतब में तालीम न शुरू होने से बच्चे बुनियादी दीनी तालीम से महरूम हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। यूपी की मस्जिदों में नमाज बाजमात का एहतमाम होने लगा है। रियासती हुकूमत ने समाजी फासलों और कोरोना गाइडलाइन की पाबंदी के साथ मस्जिदों में नमाज अदा करने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन मस्जिदों में लगने वाले दीनी मकतब की इजाज़त मकामी इंतज़ामिया की तरफ से अभी तक नहीं दी गई है। मस्जिदों में लगने वाले मकतब में बच्चों को कुरान का नाजरा और उर्दू की बुनियादी तालीम मुफ्त दी जाती है। दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि मसाजिद में मकतब की तालीम को असर नौ शुरू करने की इजाज़त दी जाए। भाई मकतब का बहुत अहम रोल है, इसलिए कि जो बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन दीन और दीनियात और कुरान की दी जाती है, ये इस क्लास के बाद फिर कभी नहीं दी जाती है। फिर तो बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल, फ़लसफ़ा हो जाता है, कुरानियात वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बच्चों की इब्तदाई ज़िंदगी, वज़ू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़ना है, कुरान की तिलावत कैसे करना, ये अगर आज नहीं होता है तो फिर ये बड़ा हो जाएगा बच्चा, तब वो नहीं पढ़ पाता है और ना उसको कोई पढ़ाता है। ये इंसान की ज़िंदगी की शुरुआत है यहाँ से, और ये बहुत अहम है हमारे मसलक और हमारे मज़हब के नज़र से। गरचे मस्जिदों में चलने वाले दीनी मकतब को बंद रखने का कोई तहरीरी हुक्मनामा इंतज़ामिया ने जारी नहीं किया है, तहम मकामी इंतज़ामिया की जानिब से मसाजिद में कायम इंतज़ामिया कमेटियों के जिम्मेदारान को ज़ुबानी तौर से बच्चों के मकतब फिलहाल शुरू न करने की हिदायत दी गई है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ज़रूरी कवानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 56 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर एहतजाजी धरने पर बैठे किसानों की हिमायत में मुख्तलिफ किसान तंजीमों के अलावा समाजी अफराद भी अपनी खिदमात अंजाम देते हुए किसान तहरीक की हिमायत में पेश नज़र आ रहे हैं। सख्त सर्दी में धरने पर बैठे इन किसानों की तिब्बी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मेरठ के डॉक्टरों का एक ग्रुप गंगा जल बरादरी के बैनर तले यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों को मेडिकल कैंप का एहतमाम करके तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। गुज़श्ता एक माह से इस मेडिकल कैंप के जरिए मुसलसल मुजाहिरीन के खिदमात अंजाम दी जा रही हैं और वक्फे से डॉक्टरों की टीम यहाँ पहुंचकर धरने पर मौजूद अफराद की जांच करती है और बीमार अफराद को दवाइयाँ मुहैया करती है। उन्हें आपस में ही डॉक्टरों ने एक तय किया कि वहाँ कुछ ना कर सकें तो हम स्वास्थ्य सेवाएं, कुछ न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ दें। तो एक हम लोग वहाँ चला रहे हैं, पिछले 28 दिन से चला रहे हैं, 20 दिन से हम लोग व्यवस्थित तौर पे चला रहे हैं। 7-8 डॉक्टर्स रोज आते हैं। ये कोई 30-40 हमारे डॉक्टर्स का आपस का एक समूह है, गंगा जल बिरादरी के संयोजन में कर रहे हैं मेडिकल पॉइंट गाजीपुर बॉर्डर पर। तो जो भी छोटा मोटा कर पा रहे हैं वो तो सभी सेवा कर रहे हैं। सेवा में मेरठ और मुजफ्फरनगर से आए हैं। हम लोग अपने ज़िले में तो अक्सर ये कैंप लगाते रहते थे, ऐसे इलाकों में लगाते थे जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम होती थी। आज हमारा सौभाग्य है कि हमें आपकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है, और ये खिदमत जो है एक ऐसा इंसानी जज्बा है जो ज़मीन से सबको जोड़े हुए है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है। किसान मुखालिफ कानून के खिलाफ चल रहे एहतजाजी मुजाहिरों को अलीगढ़ में भी हिमायत हासिल हो रही है। 26 जनवरी को ट्रैक्टरों की परेड को मलहूज रखते हुए आज अलीगढ़ में भी किसानों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और ट्रैक्टरों की रैली निकाली। उनका कहना था कि आज हमने हुकूमत को सिर्फ अलीगढ़ की ताकत का मुजाहरा कराया है, जब मुल्कीर सतह पर यह मुहिम चलेगी तो हुकूमत को अपनी गलती का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि हमारा रोज़े अव्वल से सिर्फ यही मुतालबा है कि हुकूमत ने जो 3 कानून बनाए हैं उनको वापस लिया जाए। समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। जो 3 कानून बिल पास हुए वे अन्याय है, किसानों के ऊपर एक थोपा जा रहा है। अगर ये लागू हो गया तो किसान देश में मिट जाएगा। किसान ये रिहर्सल है 26 जनवरी की। करीब 250 ट्रैक्टर है लक्ष्मा क्षेत्र के। 250 ट्रैक्टर में हजारों की संख्या में किसान और वे दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए थे वापस हो।
अलीगढ़ नगर निगम भले ही शहर को स्मार्ट बनाने के लाखों दावे कर दे, लेकिन शहर की बदहाली को लेकर सियासी पार्टियां नगर निगम को आईना दिखाने का काम मुसलसल करती रहती है। आज कांग्रेस कारकुनान ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नगर निगम की अदम कारकर्दगी को लेकर अफसरान का घेराव करते हुए मुजाहिरा किया और मुतालबा किया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, वहीं नगर निगम फौरी तवज्जो देकर काम कराए। कई बार इनको नगर निगम को प्रदर्शन कर जनता की बातों को पहुंचाया है, जनता की समस्याओं को पहुंचाया है, लेकिन ये सुनने वाला नहीं है। आज हमने इन्हें बता दिया है अपने प्रदर्शन के माध्यम से और ज्ञापन के माध्यम से कि हमारे पास हमने आपको अब ज्ञापन के थ्रू आपको हमने बात पहुंचाई है और ये कई बार पहुंचा चुके हैं। हमारा मुद्दा है जल निकासी। हमारा जगह जगह पर रजानगर प्राइमरी पाठशाला के आसपास पूरी गंदे पानी से पूरा इलाका डूब रहा है। निशात बाग कॉलोनी कोई पक्की नाली नहीं है, रजानगर में कोई पक्की नाली नहीं है, कई इलाकों कई जगहों। अलीगढ़ थाना कोआरसी के नगला देवी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सुबह दूध लेने गई खातून अचानक गायब। काफ़ी देर तक घर न लौटने पर जब खातून की तलाश की गई तो रास्ते में दूध की बाटली और उसका दीगर सामान बरामद हुआ। घरवाले खातून को अगवा किए जाने का शक जाहिर कर रहे हैं। इतला पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। खातून के शौहर योगेश ने बताया कि हस्बे मामूल वो दूध लेने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। उनकी बीवी का गायब होना समझ नहीं आ रहा। मैडम कांता देवी है, वो यहाँ से दूध लेने सुबह 6 बजे गई थी, फिर वहाँ पर दूध लेने पहुँची। यहाँ से 200 मीटर दूर है घर हमारे मनोज उनका नाम मनोज है, उनके यहाँ से फिर वो गायब हो गई। वहाँ एक डिब्बा मिला है उसका और टोपा मिला था उसका लगा हुआ और चूड़ी टूटी हुई मिली है। फिर उसके बाद उसका कोई पता नहीं है। सर मुझे तो सर किडनैपिंग का केस लग रहा है। सर मुझे ऐसा कोई घर में वारदात ही नहीं थी कि वो किसी से लड़ा हुई हो या कोई बात हो या पैसे टके कोई तंगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो रोजाना दूध लेने आई, 10 साल से दूध लेके आ रही है, आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। कोई शक नहीं है सर किसी पर, किसी से वो बात ही नहीं करती, किसी से बात बैठती उठती भी नहीं थी, कोई मतलब नहीं था। घर में रहती थी, खाली दूध ही लेने जाती थी और कुछ नहीं। मुल्क में अनोखे हैकेथन का इनकाद किया जा रहा है जिसका नाम टॉयकाथॉन मकसद है हिंदुस्तान के खेल और खिलौनों को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाना। पहली बार भारत में इसका इनकाद हो रहा है। 3 जुमरों में होने वाले इस मुकाबले में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप क्रिएटिव हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, खिलौनों और गेम्स में दिलचस्पी है तो आपके पास मौका है 50 लाख रुपए का इनाम, 50 लाख रुपए का इनाम जीतने का। यह मौका आपको मरकजी हुकूमत दे रही है। पूरी दुनिया को लीडरशिप बच्चों को खिलौने के स्वदेशी खिलौने के माध्यम से कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये टॉय हैकाथॉन आज आयोजित किया जा रहा है। वजारत तालीम के इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, वजारत बराए बहबूदिये ख़वातीन अतफ़ाल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, MSME वजारत कपड़ा, वजारत बराए इत्तलात व नशरियात के ताउन से इस मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। टॉयकाथॉन के प्रस्तुतिकरण में अगर आपने देखा होगा तो स्कूली बच्चों को भी पहली बार एक हैकाथॉन में इनवाइट किया जा रहा है ताकि उनकी इच्छा क्या है, जो आपका बेसिक कंज्यूमर है उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप फिर इंडस्ट्री के पास और हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग डिविजन्स के पास आइडिएशंस आएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फ्यूज करना वो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा है। अगस्त के महीने में मन की बात में वज़ीर आज़म मोदी ने इस बात पर रोशनी डाली थी और खिलौनों की अहमियत को भी समझाया था। खिलौने जहाँ एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। आपको बता दें कि मुकाबला 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले का नतीजा 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। उसके बाद दूसरे मरहले के नतीजे का ऐलान 22 फरवरी 2021 को किया जाएगा। हुकूमत तारीखों में तब्दीली भी कर सकती है, तो फिर देर किस बात की, आप भी दरखास्त दें और मुकाबले में हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। 26 जनवरी को हार्पिक और न्यूज़ 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के खास इवेंट वाटरथॉन की तायद और हौसला अफजाई की गई। बच्चे इस मकसद के लिए आगे आए। आइए देखते हैं अहले वतन के लिए पैगाम। स्वच्छता और पानी
we pledge not to waste even a single drop of water. Imagine we are all made up of water. Water is life. Water is health. Water is hygiene. Water is safety. And water is future. I also pledge to support water conservation and water equality and work towards the day when no one has to struggle for water. हमको बचानी है ये जिंदगानी। नाज़रीन, वक्त हो गया बिहार की खबरों का, नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एयरपोर्ट पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट तनाज़े को लेकर रूपेश सिंह के कत्ल का अंदेशा। डीजीपी एसके सिंघल का बड़ा बयान, साजिश को जल्द बेनकाब करने का दावा। 19 फरवरी से बिहार कानून साजिया का बजट सेशन, 22 फरवरी को पेश होगा बजट। 24 मार्च तक चलेगी हाउस की कार्रवाई। बहाली की मांग को लेकर हंगामा कर रहे टीचिंग उम्मीदवारों को पुलिस ने खदेड़ा। 10 लोग हिरासत में, काफी देर तक मची रही अफरा तफरी। पटना में एहतजाज के दौरान पुलिस और नर्सिंग की तालिबात में हाथापाई, तालिबात ने पुलिस पर लगाया बदसलूकी का इल्जाम। रूपेश कत्ल मामले में बिहार डीजीपी एसके सिंघल का बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी की माने तो पार्किंग कॉन्ट्रैक्ट तनाज़े की वजह से यह कत्ल हुआ है। वाज़ेह है कि रूपेश सिंह के खानदान के कई लोग ठेकेदारी कर रहे थे। ऐसे में दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही मामले को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच आखिरी दौर में है। वज़ीर आज़म नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अभी तक जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन है उसमें इस तरह की कोई विशिष्ट बात सामने नहीं आई है। देखिए, कोई भी जो केस रहता है, उस केस पे और मर्डर केस के खास तौर से बहुत सारे एंगल्स रहते हैं, बहुत सारी बातें रहती हैं। तो हमने बहुत अलग अलग एंगल्स पे काम किया है इस केस को लेकर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, इस तरह की अभी कोई और बात सामने नहीं आई है। प्राइमा फेसाई जो है, जो मेन डिस्प्यूट हुआ है, वही कारण है इसका, इस घटना को होने का, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम लोग जो हैं बहुत त्वरित गति से इस पर काम कर रहे हैं। काफ़ी इस मामले में जो है, जो इसकी जो दिशा है वो काफ़ी हद तक जो है क्लियर होती जा रही है, और बहुत जल्द हम इसको। रूपेश कत्ल मामले में नीतीश कुमार ने डीजीपी और एडीजी को तलब किया था। वज़ीर आला से मिलकर डीजीपी ने जांच को लेकर सारी बातें बताई। पूरे मामले की जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि एस नारायण। रूपेश हत्याकांड मामले में डीजीपी एसके सिंघल ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जिस ढंग से रूपेश हत्याकांड हुई है, जांच के बाद 2 मामले सामने आ रहे हैं। एयरपोर्ट पे जिस ढंग से ठेकेदारी होती थी और एयरपोर्ट पार्किंग को लेकर जो ठेके दिए जाते थे, उस पर सबसे गहरी नज़र है और माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है रूपेश की हत्या का। और दूसरा सबसे बड़ा मामला है कि जिस ढंग से परिवार के जो लोग हैं वो कई ठेकेदारी में शामिल हैं, उस बात पर भी जांच हो रही है। आपको बता दें कि डीजीपी अभी से आधे घंटे पहले यहाँ पे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात हुई, और मुलाकात होने के बाद डीजीपी ने मुख्यमंत्री को सारे बातें बताई हैं, और मुख्यमंत्री ने तलब किया था कि इसमें जांच की रिपोर्ट कैसी है और जांच कहां तक पहुंचे हैं। इन तमाम मामलों की जानकारी मुख्यमंत्री ने ली थी, और जिस ढंग से एसके सिंघल ने सब कुछ जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि इसमें जो पार्किंग का जो ठेका है एयरपोर्ट का, वो सबसे बड़ा मामला हो सकता है। और जल्द ही जो पुलिस है इस सारे बातों का खुलासा करेगी। जो जानकारियां हैं उनके मुताबिक जो कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं वो बाहर से मंगाए गए थे और उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी सबके सामने इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश किया जाएगा। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। इंडिगो मैनेजर रूपेश के कत्ल के बाद बिहार में सियासी बयानबाजी जारी है। रूपेश के घर पहुंचे एलजेपी रहनुमा चिराग पासवान ने अमन अमान और नज्म कानून के मामले पर नीतीश हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में नज्म कानून ठीक नहीं है और मुआशरे के नामवर अफराद का कत्ल तशवीश का बाइस है। चिराग पासवान ने बराह रास्त नीतीश कुमार को खराब नज्म नस्क के लिए जिम्मेदार ठहराया।
यहाँ पर क्यों नहीं पुलिस की तैनाती है, क्यों नहीं यहाँ पे सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है? लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया भर के लोग, जाहिर सी बात है संतानवा देने के लिए या यहाँ पे परिवार के साथ खड़े होने के लिए भी कई लोग आ रहे हैं, पर उसी की आड़ में कोई अगर अपराधी भी यहाँ पर घुस आता है और यहाँ पर उसी तरीके की घटना को अंजाम दे दे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसीलिए सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं लिखित रूप में भी मैं आग्रह करूंगा, मैं यहाँ से मैं फ़ोन भी लगा रहा था पर मेरी बातचीत नहीं हुई प्रशासन के लोगों से, पर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले परिवार के लोगों को यहाँ पे सुरक्षा दी जाए। पटना के गर्दनी बाग में टीचरों की बहाली का मुतालबा करने वाले उम्मीदवारों को पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने उम्मीदवारों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करके जगह को खाली कराया। मुजाहरे के दौरान हजारों उम्मीदवार मुश्तिल हो गए और गेट तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और उम्मीदवारों को भगा दिया। मौसम की मार की वजह लगातार दूसरे दिन दरभंगा से उड़ने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गई। दूर दराज से आने वाले मुसाफिर मायूस हो गए। बेंगलुरु जाने वाले मुसाफिरों ने बताया कि उनकी परवाज 14 जनवरी को मनसूख कर दी गई थी और आज एक परवाज फिर मनसूख कर दी गई। अब उनकी नौकरी को भी खतरा है। लगातार मौसम की मार के चलते दरभंगा एयरपोर्ट की सभी उड़ानें आज भी रद्द कर दी गई है। अभी हम दरभंगा एयरपोर्ट पर हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ से जो चहल पहल हुआ करता था आज सन्नाटा है। सारे पैसेंजर यहाँ से आके चले गए हैं या जो आ रहे हैं उन्हें निराशा हाथ लग रही है। उनको यहाँ से बताया जा रहा है कि सभी विमानें जो हैं यहाँ से रद्द कर दी गई हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, बेंगलोर जाने के लिए आए हुए थे। क्या स्थिति है, क्या बताया गया आपको? यहाँ पर क्या बताएगा, यहाँ पर तो बोलता है कि आज में भी कैंसिल है फ्लाइट। अब यहाँ से बोलता है कि 23 तारीख को है, तो 23 तारीख को पटना से हम लोग का जाने पड़ेगा। पहले भी कटाए हुए थे? हाँ, पहले भी 14 जनवरी को आए थे। उस दिन भी फ्लाइट कैंसिल था, तो हम लोग 19 जनवरी को फिर बनवाए थे। आज भी कैंसिल है। देख सकते हैं सारे जो है मजदूर वर्ग के लोग हैं और यहाँ से जो है ये लोग जा रहे हैं बेंगलोर में, वहाँ पे जो है मजदूरी या मालिक के अंदर काम करते हैं। इन्हें डर ये है कि यदि ये समय पर नहीं पहुँचे तो इनकी काम भी छिन जाएगी। तो ऐसे में एयरपोर्ट का जो लाभ लेना चाह रहे थे वो नहीं मिला और मायूस हैं। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। वेब सीरीज तांडव पर सियासी जमातों ने भी सवाल उठाया है। सभी जमातों का कहना है कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना दुरुस्त नहीं है। फिल्मसाजों को ऐसी फिल्में बनाने से बचना चाहिए जिससे समाज पर मनफी असर पड़ता हो। तांडव वेब सीरीज के प्रसारण के बाद जिस तरह से लोगों की भावना आहत हुई है, इस पर विवाद हुआ है। मुजफ्फरपुर में परिवाद भी दायर किया गया है। किसी भी निर्माता निर्देशक को इस तरह के फिल्मांकन को प्रसारित करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी धर्म के लोगों की भावना आहत ना हो। किसी भी फिल्मकार को फिल्म बनाने की जरूर आज़ादी है, लेकिन ऐसे फिल्म वो न बनाए जिससे सामाजिक, धार्मिक और व्यक्तिगत भावना आहत हो। आजकल एक नई परंपरा चल गया है। कुछ फिल्मकार तो ऐसे जानबूझ के समाज में द्वेष फैलाने वाले शब्द या कला को डाल देते हैं ताकि उनका फिल्म आने से पहले उनके नामों को पॉपुलर हो जाए, टीआरपी बढ़ जाए। तो इनसे बचने की ज़रूरत है और ऐसे फिल्मकारों से समाज को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर यह घोर आपत्ति है और किसी के आस्था के साथ, हिंदू देवी देवताओं के साथ आस्था का खिलवाड़ ये कतई बर्दाश्त नहीं है। पर उन निर्माताओं को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार का परिदृश्य नहीं दिखाना चाहिए। पब्लिसिटी के लिए बहुत आयाम हो सकते हैं, पर इस प्रकार का पब्लिसिटी पाने के लिए इस प्रकार का दृश्य को अवलोकित नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह घोर आपत्ति है और इस प्रकार का विषय कभी नहीं होना चाहिए। समाज में बेमनस्ता फैलता है, आपसी भाईचारा कभी नहीं रह पाता है। परिवाद पत्र इस देश के अंदर संविधान के तहत किसी को अधिकार प्राप्त है, उस संबंध में तो सक्षम जो न्यायालय वो विचारार्थ करता है। इसलिए ये लोकतंत्र में किसी को अधिकार है, कोई कहीं पर परिवाद पत्र दायर कर सकता है देश के किसी भी कोने में। लेकिन क्या इस तरह की फिल्मों के सीन को दिखाने से गुरेज करना चाहिए निर्माताओं को? अब इस संबंध में मैंने फिल्म देखा नहीं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तख्त हरमेंद्र में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को लेकर नगर कीर्तन निकाला गया। पंच प्यारे की क़यादत में निकाले गए नगर कीर्तन में मुल्क और बैरून मुल्क से आए अकीदतमंदों ने शिरकत की।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।